बंद कर दो। हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज से हम ऑफिशियल 11th के क्लासेस शुरू कर रहे हैं। अब तक जो क्लासेस आपने मेरे लिए हैं वो सिर्फ ऐसे ही आपको थोड़ा बहुत वो पीरियोडिक टेबल सिखा रहे थे, बेसिक सिखा रहे थे, वो सब कर रहे थे। लेकिन आज से हम अपना ऑफिशियल लेक्चर शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज से चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वो स्टार्ट होगा। आपके पास टेक्स्ट बुक तो होगा ही होगा, नहीं है तो आप ऑनलाइन नेट से डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद चैप्टर वाइज जब थियरी स्टार्ट हो रही है तो यहां से जितना मैं आपको पढ़ा रही हूं वो सब आप नोटबुक में से टेक्स्ट बुक में से नोटबुक में कॉपी कर देना। हर एक टॉपिक को प्रिपेयर भी करते रहो, होमवर्क भी हमको सेंड करते जाओ। आज का टॉपिक वैसे चैप्टर का नाम ही क्या है, देखो, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब तक मैंने जो आपको लेक्चर दिए थे वो बोर्ड पे मैं लिख रही थी, लेकिन आज का जो टॉपिक है अपना कि भाई बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, आप 10 से नए नए 11th में आ रहे हो, आपका फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे के फर्स्ट लेक्चर में आज केमिस्ट्री का लेक्चर होगा तो क्या होगा, तो कि तारीफ है केमिस्ट्री। हम तारीफ पे तारीफ करेंगे आज केमिस्ट्री की। आपके मन में ये क्वेश्चन होता होगा ना, क्यों केमिस्ट्री पढ़ने का, क्या आता है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री पूरा अलग से क्यों पढ़ाते हैं। 10th में तो हम कंबाइन सब पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री कैसा होगा, इंटरेस्टिंग होगा या नहीं होगा। 10th में तो काफी बोरिंग लगता था। तो सारे क्वेश्चंस आज हम सिर्फ सॉल्व करेंगे। आज बहुत सारी बातें ही करनी है क्योंकि चैप्टर का इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री की तारीफ ही है और कुछ भी नहीं है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं इंट्रोडक्शन में कि क्या पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री में। तो हमारा बेसिक टॉपिक जो है चैप्टर 1 के लिए 1.1 विच इज इंट्रोडक्शन। When you start studying chemistry, there are different kind of so many questions come to your mind. For example, what is the importance of chemistry? What is atom, molecules? Can we calculate number of water molecule in a glass of water, etc., etc., etc. And yes, this type of questions require some basic concept and techniques of chemistry. And in this chapter, we will study such concept and techniques. Now we will discuss what is chemistry. Why shall we study chemistry and how useful it is to mankind. As you know, chemistry is about matter only. So we will discuss chemistry. मैंने क्या बोला कि chemistry, what is chemistry? तो it is about मैटर ओनली। आपको पता है ना मैटर क्या होता है। तो मैटर मीन्स एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, that is matter. And chemistry is deal with matters.
तो हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी सब्सटेंस आप देख रहे हो ना, वो सब मैटर, क्योंकि हर एक सब्सटेंस जो है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और उसके पास मास भी है। सो विल डिस्कस अबाउट, अभी मैटर के बारे में केमिस्ट्री है तो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हमको क्या डिस्कस करना है, तो विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन, ऑफ मैटर, फिर मेजरमेंट ऑफ मैटर्स विथ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे आप एसआई यूनिट सिस्टम ऐसा सुने हो, तो सारे यूनिट सिस्टम जो है, एसआई यूनिट सिस्टम है, वो सारी यूनिट सिस्टम हमको पढ़ना है। फिर और क्या चीज पढ़नी है, तो कि देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, मैटर का कंपोजिशन पढ़ना है, मैटर के प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं हमको। तो विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिर और क्या आएगा केमिस्ट्री में, तो कि कन्वर्जन्स आते हैं ना बहुत सारे, तो देयर कन्वर्जन्स, वो सब पढ़ने वाले हैं। वंस यूनिट्स एंड देयर कन्वर्जन्स आर नोन, then we will study how to make precise and accurate scientific calculation। मतलब साइंटिफिक नोटेशन, एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो सब भी ये चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, तो कि आफ्टर दिस we'll study about how elements combine under the laws of chemical combination। क्यों ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, क्यों ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, क्यों NaCl के साथ फ्रेंडशिप कर लिया, सॉल्ट बना दिया, तो ये सब क्यों कॉम्बिनेशन हो रहा है। फिर हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। Then after how to deal with the calculation involving atoms, molecules, moles, molar mass. Then after determination of empirical and molecular formula for a compound from given data. So the study of above concept will definitely lay a strong foundation for the chemistry at your present level as well as your further studies। ये सारे कंसेप्ट आपको एक्स्ट्रा ऑर्डी बना ही देंगे। आज फर्स्ट लेक्चर है, केमिस्ट्री की तारीफ हम शुरू करना चाहेंगे अब तो। एक्चुअली मैंने तो आपको देखा भी नहीं है, सारे स्टूडेंट्स मेरे लिए आप नए नए हो, मैं आपको जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ। हाँ, आपने मेरे डेमो देखे हैं तो थोड़ा बहुत आप तो मुझे जानते हो, लेकिन मैंने तो आपको देखा भी नहीं, और बिना देखे ही आपको सब पढ़ाना है, पर क्या करें। और आज का टॉपिक भी वैसा है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है, बातें ही करनी है, तो मैंने सोचा बोर्ड की बजाय ऐसे ही लेक्चर ले लेते हैं, तो आपको आवाज वो ठीक से सुनाई दे। तो शुरू करें ना केमिस्ट्री की तारीफ। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आएगा आज, आप नोटबुक में लिख सकते हो, कुछ नोट डाउन आपको करना है तो, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। एक्चुअली केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही क्या है, वहीं से शुरू करते हैं। आपको पता है साइंस वर्ड का मतलब क्या है, साइंस मीन्स व्हाट। तो साइंस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड साइंटिया, लेटिन वर्ड साइंटिया। What is the meaning of scientia? तो it is the meaning of
नॉलेज ओनली। ओ साइंस, साइंस साइंस ऐसा हम रोज बोलते थे, है ना। क्या लेना है तुझे 10th के बाद? साइंस लेंगे। तो साइंस लेंगे तो क्यों लेंगे भाई साइंस? साइंस का मतलब देखो कितना मस्त मतलब है साइंस। साइंस वर्ड का मतलब है नॉलेज। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि 10th के बाद क्या लोगे? तो नॉलेज लेंगे, है ना। तो नॉलेज, तो फिर कोई पूछे किस बात का नॉलेज, कैसा नॉलेज? साइंस में कौन सा नॉलेज आ जाता है? तो ये नॉलेज हम कहाँ से गेन करते हैं साइंस में? तो विच टाइप ऑफ नॉलेज गेन हियर? तो हियर नॉलेज इज गेन फ्रॉम हाइपोथेसिस। बहुत सारे हाइपोथेसिस आपको पढ़ने हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशंस। तीसरी चीज क्या है? तो एक्सपेरिमेंट्स। साइंस का नॉलेज दिया किसने? साइंटिस्ट ने। जो नॉलेजेबल होता है ना वो साइंटिस्ट। साइंटिस्ट क्या करता है? तो एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट करो तो क्या आता है? तो ऑब्जर्वेशंस निकलते हैं ना। मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो उसके बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस आते हैं। फिर वो एक्सपेरिमेंट बार बार होता रहता है। फिर पता चलता है कि नहीं, इट्स ट्रू, ये चीज वही है, फैक्ट है। तो वो जो फैक्ट है वो एक हाइपोथेसिस बन जाता है। तो एक्सपेरिमेंट की वजह से ऑब्जर्वेशन आते हैं, ऑब्जर्वेशन की वजह से हाइपोथेसिस बनते हैं, और वो हाइपोथेसिस का जो नॉलेज है वो साइंस में हम पढ़ते हैं। जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो एक हाइपोथेसिस है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल्यूसेक लॉ, ओम्स लॉ। तो वो जो सारे लॉ मीन्स हाइपोथेसिस, वो साइंटिस्ट ने कैसे दिए? तो एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस से मिले। सो वी कैन डिफाइन एज अ साइंस नाउ कि वो साइंस का डेफिनेशन क्या है। अब जब साइंस लिया है, बहुत सारे डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, तो क्यों ना हम बेसिक से ही शुरू करें, साइंस का भी डेफिनेशन पढ़े। तो अब कंटिन्यूइंग, आप नोटबुक में लिखो। तो अब कंटिन्यूइंग ह्यूमन efforts, continuing human efforts to systemize knowledge for describing and understanding नेचर। साइंस का डेफिनेशन कि अ कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट्स, बरसों से लोग जो नेचर में मतलब नेचुरली अकरिंग जितने भी एलिमेंट्स है, ह्यूमन बीइंग्स है, नेचर में ऐसे ही रहते थे। तो वो जैसे रहते थे वो सोचा करते थे, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसमें क्या होगा, ये कैसे हो गया। एप्पल ट्री के नीचे न्यूटन बैठा, एप्पल नीचे गिरा, उसके दिमाग में वही क्वेश्चन आ कि ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो वो सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए कंटिन्यूअसली जो एफर्ट्स हमने डाल दिए, और वो एफर्ट से जो भी नॉलेज मिला वो सिस्टमाइज कर दिया, सारा नॉलेज सिस्टमेटिक वे में डाल दिया, उसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दिया, तो हम नेचर को पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो अ कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट्स टू सिस्टमाइज नॉलेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर, दिस इज साइंस। लैटिन वर्ड साइंटिया, नॉलेज, और साइंस हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से मिलता है। साइंस के बारे में तो पढ़ लिया। अब हमारा सब्जेक्ट आता है कि नाउ व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री
वर्ड आप बहुत ध्यान से देखोगे ना तो मिस्ट्री उसके पीछे लगा है। देखो मिस्ट्री, मिस्ट्री आपको पता है ना, राज वाली बात जो एकदम खुफिया, उसको जानने के लिए बहुत कुछ करना पड़े, वो मिस्ट्री। और वही हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री, राज वाली बात। क्योंकि ना तो हमने कभी इलेक्ट्रॉन को देखा है, ना कभी प्रोटॉन को देखा है, ना कभी एटम को देखा है, ना ही कोई मॉलिक्यूल्स को देखा है, फिर भी इतना बड़ा केमिस्ट्री बना दिया। तो राज था जो हमने निकाल दिया, ओपन कर दिया। व्हाट इज केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री इज अ साइंस ऑफ molecules. Chemistry is a science of molecules. फिर इसमें क्या आता है? तो बोले वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। तो what is chemistry here? तो it's a science of molecules, variety of compounds and their transformation। ये तीन चीजें केमिस्ट्री में आती है। केमिस्ट्री has played a central role in preventing and finding solution for us। आपको पता है केमिस्ट्री ना होता तो आज क्या सीन हो जाता। जैसे अभी आपने टिकटॉक पे भी सुना होगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, बहुत सारी कमेंट उसकी सुनी होगी ना। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन रोज न्यूज में भी आता है, तो अब सबको पता चल गया होगा। मैं बोलूँ उससे पहले पता चल गया होगा कि नहीं, इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में भेजा है, जिन जिन को चाहिए था सबको हमने प्रोवाइड किया हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। क्यों? तो कोरोना वायरस जो है कितनी अभी तो क्राइसिस है, आपको पता ही है। अब उसका जो ड्रग था, अभी इसके कोई ड्रग्स नहीं है, लेकिन तो भी थोड़ा बहुत जिसे हम कंट्रोल कर पाए वो था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। तो वो किसने दिया? वो केमिकल कंपाउंड है, तो हो गया ना केमिस्ट्री का गिफ्ट। तो हम केमिस्ट्री के बारे में बोल सकते हैं ना, केमिस्ट्री हैज प्लेड अ सेंट्रल रोल इन प्रिवेंटिंग एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन फॉर अस। अकॉर्डिंग टू रोवाल्ड हॉफमैन, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, आप देखना कि रोवाल्ड हॉफमैन उन्होंने भी कुछ बोला है। रोवाल्ड हॉफमैन, अकॉर्डिंग टू रोवाल्ड हॉफमैन, आप टेक्स्ट बुक में देखना मिलेगा आपको कि केमिस्ट्री इज नॉट ओनली साइंस ऑफ 100 एलिमेंट्स। अभी तो 118 एलिमेंट है, जब अंकल होंगे रोवाल्ड हॉफमैन तब 100 एलिमेंट्स ही मिले होंगे। लेकिन नाउअडेज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स। सो केमिस्ट्री इज नॉट ओनली द साइंस ऑफ 100 elements but diversity of infinite varieties of molecule which are prepared from them। so इतने सारे एलिमेंट्स, उनमें से मिलते बहुत सारे कंपाउंड, और वो सारे कंपाउंड के न्यू वेराइटी ऑफ और कंपाउंड्स, मैक्सिमम कंपाउंड्स और कन्वर्जन्स, वो कंपाउंड किसी और कंपाउंड में भी कन्वर्ट हो जाए, तो ये पूरा मिला के एकदम वाइड हो गया केमिस्ट्री। Due to expansion of this science, chemistry has been subdivided into various disciplines। नॉलेज इतना सारा बढ़ गया तो ये नॉलेज को डिवाइड कर दिया डिफरेंट डिसिप्लिन्स में। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, ऐसे। और केमिस्ट्री बेसिकली क्या आता है केमिस्ट्री में? तो केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ अकरेंस एंड सिंथेटिक कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, वो सब केमिस्ट्री में आता है। सो केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 6 ब्रांचेस। तो आप याद रखो, देयर आर अदर 6 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री।
ये हमको याद रखने वाला टॉपिक है। ये नॉलेज में आपको होना चाहिए। अगर आप कहीं को कल इतना सारा साइंस पढ़ के गए, कोई आपको क्वेश्चन पूछ दे कि भाई केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस है और आपको नहीं आया, तो फिर बोलना मत कि प्रज्ञा मैडम ने बताया नहीं था, मैं बोल रही हूँ, आप याद रखना। तो देयर आर 6 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। 6 वर्ड आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। तो कैसे कैसे केमिस्ट्री आते हैं। जब 10th में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते थे तो पता ही था ना कि फिजिक्स आता था, केमिस्ट्री आता था, बायोलॉजी आता था और सब मिलके एक ही सब्जेक्ट में आ जाता था। अब है ना, केमिस्ट्री पूरा 6 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। तो ये अब 2 साल तक आप केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो तो कितने सारे चैप्टर हैं, तो वो डिफरेंट ब्रांचेस के हैं। तो सारी ब्रांचेस आपको पता होनी चाहिए। अभी से भी कई भी बच्चे बोलते रहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पर ऐसी टोटल कितनी ब्रांचेस है हमारे पास वो समझो। तो जैसे आप 10th में एक चैप्टर पढ़े थे मेटलर्जी। मेटलर्जी में क्या आपने पढ़ा, तो अर्थ क्रस्ट से हमने बहुत सारे मिनरल्स निकाले थे, है ना, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट। और अर्थ क्रस्ट में से जो भी मिनरल्स हमको मिल रहे थे ना, उसमें से हमने एलिमेंट्स को आइसोलेट किए थे। तो वो अर्थ क्रस्ट से जो भी चीजें मिली थी हमको, नेचर से जो भी चीजें मिली थी नॉन लिविंग फॉर्म में, तो उन लोगों को, जैसे आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखा होगा, तो मोहनजोदड़ो मूवी में दिखाते हैं कि वो पीली धातु वो ब्रिज के नीचे से, पानी के नीचे से पीली धातु मिलती है। तो फ्रॉम एंशियंट एजिस, बहुत सालों से हम अर्थ क्रस्ट से ये जब मेटल्स निकाल के यूज कर रहे हैं, तो वो सारी टेक्निक्स इन्वॉल्व इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमारा सबसे पुराना ब्रांच केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक था। उसके बाद में ऐसा पता चला कि अच्छा, उस वक्त हम क्या बिलीव करते थे, दे वर थॉट दैट कि भाई ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई ऐसा नेचुरल फोर्स है, वाइटल फोर्स जो बनाता है, इंसान नहीं बना सकता, वैसी फिनोमेना थी कि देयर आर सम वाइटल फोर्स जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है, हम खुद से नहीं प्रोड्यूस कर सकते थे, ऐसा सोचते थे। लेकिन अचानक से फिर एक दिन यूरिया नाम का सब्सटेंस मिल गया, तब से पता चला कि ये चीजें भी हम बना सकते हैं, और ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिए जिसमें कार्बन इन्वॉल्व है, और सारे कार्बन के कंपाउंड जो लिविंग बॉडी में थे, वो पूरा ब्रांच कौन सा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपका फर्स्ट ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो थर्ड फोर्थ क्या, तो आपके दोनों सब्जेक्ट, सबकी माँ है केमिस्ट्री क्वीन। और फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स के जो सारे कंसेप्ट भी हम सिखाएंगे, बायोलॉजी के भी सारे कंसेप्ट हम ही सिखाएंगे। क्योंकि देखो, आपकी बॉडी में जितने मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट, हार्मोन्स, एंजाइम्स, लेकिन ये देन किसका है, तो केमिस्ट्री ने बनाए ना ये मॉलिक्यूल्स। तो एनवायरनमेंट में जितना भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो सारे केमिस्ट्री ने दिए, तो वो सारे पॉल्यूटेंट्स किस में स्टडी करेंगे, पॉल्यूशन के बारे में जो भी कुछ चीजें हम पढ़ते हैं वो बायोकेमिस्ट्री। 4 पार्ट आ गए ना आपके दिमाग में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, और नेक्स्ट वन इज, तो कि ये सारी ड्रग्स कहाँ पे बनती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बनती है ना। आप सौंप यूज करते हो, आप परफ्यूम यूज करते हो, कोल्ड क्रीम यूज करते हो, एसिड, अल्कली, सारी चीजें कहाँ बनती है, तो इंडस्ट्री में बनती है। तो इंडस्ट्री, सीमेंट, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, प्रोडक्शन ऑफ बेकिंग सोडा, प्रोडक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो वो सब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आएगा। तो इंडस्ट्री के रिगार्डिंग केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब ये सारी चीजें, आपने कॉलगेट बना दिया, विको वज्रदंती बना दिया, सब बना दिया इंडस्ट्री में, फिर मार्केट में रख दिया। तो मार्केट में ऐसे ही नहीं रख सकते आप, पैरासीटामोल बना के बोल दो कि ये मेरी ड्रग है, आप यूज करो,
और सब लोग थोड़ी ऐसे यूज कर लेंगे, उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है कि नहीं मैंने पैरासीटामोल बनाया तो वो परफेक्ट है कि नहीं है। तो ये सब जो चीजें इंडस्ट्री में बनती है उनको चेक भी किया जाता है, उनको स्टैंडर्डाइज भी किया जाता है। और वो स्टैंडर्डाइज कौन करते हैं, तो लैब में होता है। तो लैब में एनालिसिस होता है, और एनालिसिस के रिगार्डिंग जो स्टडीज है वो भी केमिस्ट्री से ही है। कौन एनालिसिस करेगा कि आपके ब्लड में कोरोना वायरस है कि नहीं। तो ये वायरस जो एनालिसिस किट्स अभी मिल रहे हैं मार्केट में, सारी लैब्स हमको चाहिए कि भाई आपके बॉडी में टाइफाइड है कि नहीं, ये है वो है, सब ब्लड एनालिसिस। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच हो गई ये सब। तो लास्ट वन इज अवर एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो देयर आर 6 ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। पक्के से लर्न कर लेना, फिर बाद में मत बोलना कि प्रज्ञा मैडम ने बताया नहीं था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल बायोलॉजिकल, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो देयर आर 6 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। चलो एक पेपर तो खत्म हो गया। अब दूसरी बातें, हमारा टेक्स्ट बुक में पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन का, सो मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया। दूसरा टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट रोल्स ऑफ केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री का हमारी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस है? क्यों मैडम इतने सारे ब्रांचेस हम पढ़े, हमको क्या फायदा होने वाला है? तो भाई क्यों फायदा नहीं है? We experience various chemical phenomena from the till we get up in the morning till we go to the bed at night. जैसे सुबह सुबह उठ गए तो आपको क्या चाहिए? मम्मी मेरा ब्रश किधर है? मम्मी ब्रश लेके आती है। तो पॉलीमर हुआ, प्लास्टिक हुआ, नहीं होता केमिस्ट्री तो आपको सुबह सुबह बाहर जाना पड़ता और वो दातन नहीं बोलते हैं वो लाना पड़ता। फिर वही ब्रश का हैंडल, उसके ऊपर फाइबर्स, ब्रश भी कलरफुल होते हैं तो वो कलर्स, पूरी दुनिया इतनी मस्त कलरफुल है। देखो कितने फूड में भी कलर है। वेनिला आइसक्रीम का कलर तो वो डिफरेंट होगा, रोज आइसक्रीम, शरबत, रसना के शरबत जितने हैं वो सारे कलरफुल हैं। तो हमारी फूड प्रोडक्ट्स भी कलरफुल इसलिए बनाते हैं हम, ताकि वो इंटरेस्टिंग दिखे, अच्छी दिखे, डेकोरेटिव लगे और हमको अट्रैक्ट कर पाए। तो सोचो कलर्स ना होते ना तो कैसा लगता। तो ये सारे कलर्स भी केमिस्ट्री की गिफ्ट है। अब जैसे आपने ब्रश कर लिया, पेस्ट चाहिए ना, वो भी केमिस्ट्री। पेस्ट जिस कवर में आता है ना वो भी केमिस्ट्री। उसके बाद ब्रश होने के बाद आपको बेसिन में जाओगे तो वहां पे भी स्टेनलेस स्टील का गॉग लगा होगा, सिरामिक का बेसिन होगा। इसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक केमिकल बाहर आएगा जिसको हम पानी बोलेंगे। बिना पानी के चले क्या आपको? फिर वही चीज, नहाने जाओ तो सॉप चाहिए, सिर वॉश करना है, हेड वॉश करोगे ना, हेयर वॉश, तो शैम्पू चाहिए। नहाने के बाद स्वेटिंग बहुत हो रहा है आजकल, बहुत गर्मी है तो हमको डिओड्रेंट चाहिए। फिर उसके बाद मम्मी मेरा परफ्यूम किधर है? फिर आप कपबोर्ड में जाओगे, कपड़े निकालोगे तो वो फाइबर्स अगेन, क्लोथ सारे पॉलीमर इंडस्ट्री से मिले आपको। फिर उसके बाद आप जैसे खाना खाने जा रहे हो तो आपके स्टमक में एवरी डे 1.2 to 1.5 लीटर कंसनट्रेटेड HCl प्रोड्यूस होता है। तो वो HCl, वो सारी चीजें, मतलब जैसे आप बीमार हो गए तो ड्रग्स चाहिए कि नहीं, कौन देगा? केमिस्ट्री। तो वैसे ही हमारी टेक्स्ट बुक में ये 3 to 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो सकता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। तो हमारी डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री कहाँ पे यूजफुल होने वाला है तो वो पढ़ते हैं। चलो कि भाई द प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री आर यूजफुल इन सो मेनी फील्ड, लाइक फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, ऐसा आपकी बुक में लिखा है। तो फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन,
ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, फिर लिखा है वेदर पैटर्न्स, ऐसे वर्ड आपकी बुक में है सब। तो ये सारे वर्ड्स को मैं जरा समझा दूं आपको कि फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, उसको केमिस्ट्री के क्या रिलेशन, तो क्यों सारे रिलेशन तो केमिस्ट्री से ही है। ब्रेन में जितने भी बायोकेमिक रिएक्शंस है वो बायोकेमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल इन द ब्रेन NO नाइट्रिक ऑक्साइड act as a messenger compound in the transformation of brain waves। ब्रेन वेव्स में जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन होंगे ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नाइट्रिक ऑक्साइड है। अगेन नाइट्रिक ऑक्साइड यूजफुल इन इम्यून सिस्टम, इट स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर सेल्स। ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर की सबसे महंगी चीज क्या होती है, तो उसकी कंप्यूटर चिप होती है सबसे महंगी। और वो जो कंप्यूटर चिप है वो मेड फ्रॉम हाईली प्योरिफाइड एलिमेंटल सिलिकॉन, तो वो चिप सिलिकॉन मेटल का है। वैसे वेदर पैटर्न की बात करें ना, तो आपने देखा ही है कि लास्ट 2 इयर्स से बहुत ही कुछ वेदर चेंज हो रहा है। ऐसा लगता है ना कि विंटर में भी बारिश, समर में भी बारिश, कभी भी बारिश आ जाती है। मतलब वेदर पैटर्न हमारी चेंज हो गई। क्यों? तो ड्यू टू पॉल्यूटेंट्स। हम इतने सारे व्हीकल्स लेके घूमते रहते हैं, तो बहुत सारे केमिकल्स हमने एटमॉस्फेयर में डाल दिए। SO2, SO3, NO, नाइट्रोजन के तो बहुत सारे ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो सारे स्पीसीज ने मिलके वेदर पैटर्न पूरा चेंज कर दिया। आपने सुना होगा वर्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग किसकी देन है? अगेन केमिस्ट्री का। सारे ग्रीन हाउस गैसेस हमने एटमॉस्फेयर में डाल दिए, तो पूरा वेदर पैटर्न हमने चेंज कर दिया। देखा ना केमिस्ट्री का कमाल। फिर क्या आता है केमिस्ट्री में? तो केमिस्ट्री प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आवर कंट्री। इकोनॉमिक कंडीशन को केमिस्ट्री से क्या लेना देना? तो कि जैसे अभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया, तो सबको इकोनॉमी की चिंता है। क्यों? तो लॉकडाउन में इकोनॉमी को क्या लेना देना? तो बोले सारी इंडस्ट्रीज बंद ना हो गई। अब इंडस्ट्रीज को आप लॉकडाउन करोगे तो कितने सारे प्रोडक्शन जो हम करते हैं वो बंद हो जाएंगे। और इतने सारे प्रोडक्शन, हम कौन कौन से प्रोडक्शन करते हैं पता है आपको? तो वी मैन्युफैक्चरिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, बहुत सारे यूरिया क्या, अमोनियम फॉस्फेट, बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, which help in better production of pesticides and insecticides। मैं ये बता रही थी आपको कि हमने अब तक क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। तो यूरिया के बाद बहुत सारे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जैसे DDT, फिर अल्कली, एसिड, सॉल्ट, डाइज, ड्रग, सॉप, डिटर्जेंट, मेटल। आपकी टेक्स्ट बुक में है तो भी अगर आपको अल्कली, एसिड, ड्रग्स, सॉप, फिर क्या याद आता है आपको? जितना याद आता है बोलो ना। डिटर्जेंट कहाँ से बोलोगे? दूर दूर तो बैठे हो, क्लास में होते तो कितना मजा लेते हम ये वाले लेक्चर में। एलॉयज एंड वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एलॉय पता है ना आपको? 2-4 मेटल को उठा के मिक्स करो। फिर ये इकोनॉमिकल वेदर पैटर्न हुआ। फिर इकोनॉमी, पूरे देश की इकोनॉमी केमिस्ट्री ने उठा के रखी है। फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, वेदर पैटर्न्स, इकोनॉमी। A large group of semi-synthetic and synthetic compounds are included in chemistry। सेमी-सिंथेटिक मतलब थोड़ा बहुत नेचुरल होता है ना, उसमें हम कुछ हेल्प करते हैं, तो वो सेमी सिंथेटिक। जैसे रबर है तो वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, लेकिन रबर के प्रॉपर्टीज इतने अच्छे नहीं थे, तो उसको बेटर करने के लिए हमने सल्फर डाल के उसको वल्केनाइज कर दिया।
तो वो सेमी सिंथेटिक क्लास के हो गए। तो देयर आर सो मेनी सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक, मतलब पूरे पूरे जो हमने ही बनाए हैं। तो सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक कंपाउंड्स आर इंक्लूडेड इन केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलोगे बताओ ना मैडम, तो बता देते हैं। प्रिजर्वेटिव सुना है नाम आपने? तो आपको बाहर का खाने का कितना शौक था, तो सारा फूड कब से बना रहता है, लेकिन वो स्टोर करते हैं लॉन्ग टर्म तक ताकि खराब ना हो जाए। तो वो क्या डालते हैं इसमें, तो हम प्रिजर्वेटिव डालते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। फिर फूड को कलर देते हैं तो फूड कलर्स। फिर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड लाइक डीडीटी, गैमेक्सिन, दे आर हेल्पफुल फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। हेल्थ केयर प्रोडक्ट बहुत सारी, जैसे अभी सैनिटाइजर बहुत चल रहा है मार्केट में, स्किन क्रीम, ये लाइजॉल, फिनॉल, सौंप वगैरह सब। मटेरियल फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ लाइक एयर कंडीशनर। तो जैसे एसी हमने बना दिया तो वो एसी लिक्विड SO2, लिक्विड अमोनिया यूज करता है। और सबसे बड़ी बात जो एग्जाम में आती है कि केमिस्ट्री का, अब तो अभी के सिनारियो में बोले ना तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन अभी आपको गॉडफादर लगता है। ऐसी बहुत सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स केमिस्ट्री ने दी। तो लाइफ सेविंग ड्रग्स केमिस्ट्री कौन कौन से दे रही है हमको? तो लाइफ सेविंग ड्रग ये एग्जाम में आएगा, नीट में भी आएगा, याद रखना, सिस्प्लेटिन। और दूसरा है टेक्सोल। सिस्प्लेटिन और टेक्सोल यूज्ड इन कैंसर थेरापी। ये लाइफ सेविंग ड्रग्स केमिस्ट्री की कमाल। फिर एक ड्रग्स, तो आपको पता है एड्स हो जाए तो भी डर लगता है, तो उसके लिए ड्रग है AZT, एजिडोथाइमिडीन। एजिडोथाइमिडीन वो एड्स के लिए यूज करते हैं। अभी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी आप लिख सकते हैं, कोरोना के लिए यूज करते हैं। तो ये लाइफ सेविंग ड्रग्स, ये भी केमिस्ट्री की कमाल। Like the two sides of a coin, on one side with many advantage due to the development of chemistry, and on other hand there is a possibility of tremendous damage to the human life and environment. कैसे? तो कि हमने कंफर्ट के लिए इतने सारे प्रोडक्शन कर रखे, इतनी सारी इंडस्ट्रियां खुल रखी है, तो सारी इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, पॉल्यूटेंट गैसेस निकलते हैं, वो कहाँ पे जाते हैं? तो एनवायरनमेंट में। तो वेदर पैटर्न चेंज कर दिया, जिनमें हमको कंफर्टेबली जीना था वो पैटर्न ही हमने चेंज कर दिया। तो जैसे एडवांटेज है उतना ही डैमेज भी है। अभी तो केमिस्ट्री बहुत एडवांस होते जा रहा है, इतना एडवांस हो गया है कि नाउअडेज इट इज पॉसिबल टू मेक न्यू मटेरियल विथ स्पेसिफिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। सारे प्रॉपर्टीज कोई एक में मिल जाए ऐसा हम सोचा करते थे, तो वो सारे तरीके के कंपाउंड्स भी बन चुके हैं। जैसे सुपर कंडक्टिंग सिरामिक्स भी बना दिया हमने, कंडक्टिंग पॉलीमर्स बना दिए बहुत सारे, ऑप्टिकल फाइबर्स जो कि ग्लास से बनते हैं और नॉट मच वाइडर देन हेयर। तो ऑप्टिकल फाइबर, सुपर कंडक्टिंग पॉलीमर्स, सुपर कंडक्टिंग सिरामिक्स, वो सब भी केमिस्ट्री बना के बैठी है। उसके साथ साथ हम थोड़ा बहुत सोचते भी हैं एनवायरनमेंट का, जैसे ग्रीन केमिस्ट्री बढ़ेगा। तो ये चीज आपको वापिस से याद रखना है, फिर अगेन बोलना मत कि प्रज्ञा मैडम ने बताया नहीं ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में। तो ग्रीन केमिस्ट्री मतलब क्या? तो मैं ग्रीन स्केच पेन से लिखूं तो वो ग्रीन केमिस्ट्री है ना? नहीं है ना ऐसा? तो ग्रीन केमिस्ट्री मतलब बहुत सारे पेड़ उगा दो, प्लांटेशन करो, एनवायरनमेंट को क्लीन करो, उसको ग्रीन केमिस्ट्री नहीं बोलते हैं हम तो भाई केमिस्ट्री वाले लोग हैं।
केमिकल से ही गेम खेलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स थे जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल थे। तो वो हार्मफुल केमिकल भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं, याद रखना। CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन डेरिवेटिव्स। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम रेफ्रिजरेंट में मतलब रेफ्रिजरेटर में यूज कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में गैस आते हैं, फ्रीज में भी गैस, हाँ रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर दोनों में गैस आते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। इवन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स तो हम जैसे डिस्पोजेबल जितनी भी मटेरियल है वो सब CFCA बनता है। फिर आपने वो ऐड देखा होगा, आजकल इंडिया में क्या चलता है, फॉग चलता है। तो वो जो परफ्यूम, स्प्रे, पेस्टिसाइड के भी स्प्रे सारे CFC से बनते थे। और ये CFC तो रावण निकला, हमने अच्छा समझा था, बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे थे। फिर बाद में पता चला कि CFC तो हमारे ओजोन को निगल जाता है। जैसे रामायण में सीता को रावण ले गया था, वैसे हमारे ओजोन को CFC ले गए। तो ओजोन हरण CFC ने कर दिया, तो ओजोन का जो लेयर है स्ट्रेटोस्फियर में, उसको में डेप्लेशन हो गया। वो डेप्लेशन का रोल, ये विलन CFC था। केमिस्ट्री को पता चल गया, विलन को मार दिया। हमने सोचा ये गंदा है तो इसको कुछ चेंज किया जाए, मॉडिफाई किया जाए। तो हमने HFC 134A बना दिया। HFC 134A, तो ये क्या है? तो ये ऐसा कंपाउंड है जो कि ओजोन को हार्मफुल नहीं है। तो जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उसका प्रोडक्शन बंद कर देना, और जो हार्मफुल नहीं है, इको फ्रेंडली है, वैसे प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, उसको ग्रीन केमिस्ट्री बोलते हैं। Still there are some challenges to chemist, like management of greenhouse gases like methane, carbon dioxide, etc. Understanding various chemical reaction in living organism, मतलब ब्रेन में जितने भी बायोकेमिकल ऑर्गेनिज्म, बायोकेमिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं ना, ब्रेन का जो फंक्शन है ना, पूरा अब तक हमको पता नहीं चला। और हमारी बॉडी में भी बहुत सारे ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शन है, उसका रिसर्च अब तक नहीं हुआ है, तो वो बाकी है। और केमिस्ट्री ये सोच रही है कि आप जैसे लोग अब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप में से भी कोई साइंटिस्ट बनेगा बहुत बड़ा। और ये सारे जो हमारे चैलेंजेस अब तक जो हमने सॉल्व नहीं किए, अनसॉल्व चैलेंजेस हैं, तो उसको हम चेंज कर दें, वो सॉल्व कर दें। एनीवे, तो आज हमने 2 टॉपिक खत्म कर लिए। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ मैटर। तब तक के लिए अब क्या लिखोगे, तो ये 2 टॉपिक जो हो गए वो नोटबुक में पॉइंट्स बना के लिख देना, ऐसे टाइप मत लिखना, और वो दोनों टॉपिक लर्न भी कर लेना। एक इंफॉर्मेशन जस्ट शेयर करना चाहे। इंफॉर्मेशन में वो शेयर करना है कि और डेली लाइफ में केमिस्ट्री का अभी एडवांसमेंट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री ने कुछ एडवांस क्या किया है। तो नाउअडेज वी आर यूजिंग एंजाइम्स इन लॉन्ड्री डिटर्जेंट। तो लॉन्ड्री डिटर्जेंट में हम एंजाइम यूज करते हैं, तो विच एक्ट अपॉन स्पेसिफिक स्टेन्स, मतलब जैसे आपके कपड़े पे प्रोटीन का कोई दाग लग गया, तो प्रोटीन का दाग हटाने के लिए प्रोटियोसिस जो होता है वो एंजाइम हम उसमें डाल देते हैं। फिर जैसे लिपिड मतलब फैट, ऑयल का कोई स्टेन लग रहा है वो कपड़े पे, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम लिपिड बेस जितने भी स्टेन होते हैं इसको ब्रेक डाउन करने के लिए एमाइलेज, फिर एमाइलेज मतलब लिपिड बेस जो है स्टेन, तो लिपोलाइजर डालते हैं। एमाइलेज भी होता है, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए स्टार्च एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स बेस स्टेन्स जो होते हैं वो भी एमाइलेज से निकल जाते हैं। सच एडिशन ऑफ एंजाइम टू लॉन्ड्री डिटर्जेंट प्रोवाइड क्लीनिंग बेनिफिट आर बायोडिग्रेडेबल। पता नहीं बायोडिग्रेडेबल नॉन डिग्रेडेबल आपको आ जाएगा शायद समझ में। जो
एनवायरनमेंट में डिग्रेड हो जाते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल, और एनवायरनमेंट में बरसों तक ऐसे कैसे पड़े रहते हैं। जैसे प्लास्टिक की वो पॉलीथीन की बैग आती है, आज मैंने बाहर डाल दी तो कभी भी खत्म नहीं होगी एनवायरनमेंट में, तो वो बायो नॉन डिग्रेडेबल। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, कल मिलेंगे चलते चलते। बाय बाय, तब तक के लिए आप इतना लर्न कर लेना। थैंक यू।